हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो दोनों गार्ड ज़ेंकी को पवेलियन हाउस के अंदर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से ज़ेंकी गुस्से से उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जो देखकर उन दोनों गार्ड्स को भी शक हो गया था कि ये पर्सन रियल में उनका हाल मास्टर ज़ेंकी नहीं है, बल्कि ये कोई बहरूपिया है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग अपने असली रूप में आते हुए उन दोनों गार्ड से कहता है, नाइस, तुम दोनों वाकई बहुत ज्यादा चालाक हो। और फेंग के असली रूप को देखकर वो दोनों गार्ड्स भी हैरान होते हुए कहते हैं, हमें पहले ही शक था कि तुम कोई बहरूपिया हो। और ये कहकर वो दोनों दोबारा फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और जैसे ही उनमें से एक गार्ड फेंग के ऊपर अटैक करता है, तो फेंग ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे एक पंच मारकर वहां से दूर फेंक दिया था। जो देखकर वो दूसरा गार्ड भी अपना स्पीयर लेकर फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग ने उसके अटैक को रोककर उसके हाथ से वो स्पीयर छीनकर उसी से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो गार्ड भी पीछे जा गिरा था। और अभी वो गार्ड फेंग के इस अटैक से संभल पाता उससे पहले ही फेंग ने उस स्पीयर से उस गार्ड के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। और उसके बाद फेंग जूनर से कहता है, चलो अब रास्ता साफ है। जिसके बाद वो दोनों पवेलियन हाउस के अंदर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम गूलोंग को देखते हैं, जो किसी तरह उन सोल पपेट से बचते बचाते हुए पवेलियन हाउस के मेन हॉल के अंदर आ गया था। और गूलोंग मेन हॉल के अंदर आकर चैन की सांस लेते हुए कहता है, फाइनली मैंने उन दोनों को चकमा दे ही दिया। और अभी गूलोंग वहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा था, काफी सारा स्पिरिचुअल फायरी ओरा इकट्ठा होने लगता है। और उस ओरा ने देखते ही देखते एक बर्ड बीस्ट का रूप ले लिया था। और वो बर्ड बीस्ट देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर गूलोंग डरते हुए कहता है, ये तो एक वेपन बीस्ट है, इसका सामना अब मैं कैसे करूंगा। और तभी वो बर्ड बीस्ट, जिसकी जुबान एंशिएंट लोगों की तरह थी, वो गूलोंग से कहता है, मैं पिछले हजारों सालों से यहाँ पे किसी के आने का इंतजार कर रहा था, और फाइनली आज तुम यहाँ आ ही गए। ये पहली बार हुआ है कि कोई इस पवेलियन हाउस के सभी ट्रैप्स को तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गूलोंग भले ही जैसा ही था वो काफी ज्यादा पावरफुल। और ये कहकर वो बर्ड बीस्ट गूलोंग से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने का इनाम देने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और ये कहकर उस बर्ड बीस्ट ने मल्टीपल फायर बॉल्स को क्रिएट करते हुए उससे गूलोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिनसे गूलोंग काफी तेजी से मूव करता हुआ किसी तरह से बच गया था। जो देखकर उस बर्ड बीस्ट ने गुस्से से अपनी फायर से डायरेक्ट गूलोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से गूलोंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग और जूनर को देखते हैं, जो बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से उस पवेलियन हाउस के अंदर आ गए थे। और वहाँ पे फेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि इस पवेलियन हाउस के अंदर काफी सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं देखा। इसका मतलब है वो बस एक अफवाह थी। जिसपे जूनर कहती है, नहीं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और ये कहकर जूनर एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे उस तरफ से किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रायर की एनर्जी महसूस हो रही है। जूनर की ये बात सुनकर वो दोनों उसी तरफ बढ़ गए थे। और वो दोनों ये बात कहाँ जानते थे कि उनसे पहले गूलोंग ने यहाँ आकर सारे ट्रैप्स को पार करके उन्हें खत्म कर दिया है, इसलिए अब तक उन्हें यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं मिला था। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो वो दोनों भी पवेलियन हाउस के मेन हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ उन दोनों की नजर उसी घायल बर्ड बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और ये देखकर फेंग और जूनर भी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और जूनर उस बर्ड बीस्ट की हालत देखते हुए कहती है, मुझे लगता है अभी अभी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बैटल हुई है। और ये कहते हुए जूनर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन फेंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम डरो मत, इस बर्ड बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। और ये कहकर फेंग जूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो बर्ड बीस्ट चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, नहीं, यहीं रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लेकिन अभी वो बर्ड बीस्ट ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तभी हम गूलोंग को देखते हैं, जो उन सभी ट्रैप्स को पार करता हुआ उसी इनवुड ट्रायर वाली जगह पे आ गया था। लेकिन यहाँ पहुंचने तक उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं उसकी नजर जैसे ही उस डिमोनिक स्नो फोक्स की मूर्ति के ऊपर पड़ती है, तो उस मूर्ति से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ओरा निकल रहा था। और असल में तो ये ओरा क्लैन लीडर का था, जो उसी मूर्ति के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। और तभी गूलोंग उस मूर्ति के पास जाते हुए कहता है, जब तक मेरे पास वो पर्पल क्लाउड इंक है, तब तक मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि असल में यहाँ पे कौन आया था। और इस इनवुड ट्रायर को चुराने के बाद मैं वो पर्पल क्लाउड इंक चालाकी से ज़ेंकी को दे दूंगा, जिसके बाद सारा इल्जाम ज़ेंकी के ऊपर आ जाएगा। और मैं और हाल मास्टर इन दोनों इस इनवुड ट्रायर को लेकर स्नो फोक्स क्लैन को छोड़कर चले जाएंगे। और ये कहकर गूलोंग जैसे ही आगे बढ़कर उस इनवुड को उठाने की कोशिश करता है, तो उस इनवुड के चारों तरफ लगी हुई शील्ड एक्टिवेट हो गई थी। और जैसे ही गूलोंग का हाथ उस शील्ड से टकराता है, तो गूलोंग उसके इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा पीछे चला गया था। जो देखकर गूलोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, अब इतनी दूर तक आने के बाद मैं यूं ही यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, मैं किसी भी हालत में शील्ड को तोड़ के रहूंगा। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड से एक के बाद एक कई सारे अटैक्स उस शील्ड के ऊपर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस शील्ड के ऊपर एक भी क्रैक नहीं आता। जो देखकर गूलोंग गुस्से से पागलों की तरह उस शील्ड के ऊपर अटैक्स करने लगता है। और तभी वहाँ पे फेंग और जूनर भी पहुंच गए थे। और फेंग को वहाँ देखकर गूलोंग थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ तक कैसे आ गए? यहाँ तक तो पहुँच पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और अभी गूलोंग ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर जूनर के ऊपर पड़ती है। और जूनर को फेंग के साथ देखकर वो समझ गया था कि
ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने ज़ेंकी का रूप लिया हुआ था। और ये पता चलते ही गुलोंग हैरान होते हुए फेंग से पूछता है, क्या तुम वही हो जो ज़ेंकी का बहरूपिया बनकर यहाँ आया हुआ था? और तुम दोनों का हमारे क्लैन में इस तरह से आने का क्या मकसद है? क्या तुम दोनों यहाँ पे हमारे स्नो फॉक्स क्लैन में चोरी करने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने क्लैन से कुछ भी नहीं चुराने दूंगा। गुलोंग की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, क्या बात है, अब एक चोर दूसरे चोर को पकड़ेगा? और ये कहकर फेंग उससे कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे इस तरह चोरों की तरह क्यों आए हो? फेंग की ये बात सुनकर जूनर हंसने लगी थी और अभी गुलोंग ने कुछ कह पाता उससे पहले ही वो पूरी जगह हिलने लगती है। और तभी देखते ही देखते उस मूर्ति से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायरी ऑरा निकलकर एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, जो देखकर फेंग भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। और वो जूनर को पीछे करते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? और तभी देखते ही देखते उस फायरी ऑरा ने उस क्लैन लीडर का रूप ले लिया था। वहीं उस क्लैन लीडर से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था और उसी के साथ वो बहुत ही गुस्से से गुलोंग की तरफ देख रहा था। वहीं गुलोंग को समझ पाता उससे पहले ही उस क्लैन लीडर ने बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जाकर गुलोंग को उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। और उसके बाद वो क्लैन लीडर गुस्से से गुलोंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही क्लैन में चोरी करने की? इसका मतलब है वो गद्दार तुम ही हो जो कब से उस येनवुड के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे गुलोंग बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए, मास्टर फू प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। गुलोंग की ये बात सुनकर मास्टर फू ने उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर फेंग भी नाटक करते हुए गुस्से से गुलोंग से कहता है, क्या तुम अपने क्लैन में चोरी कर रहे थे? इसका तो मतलब है कि तुम हम दोनों बहन भाई को भी धोखा दे रहे थे, लेकिन हमें धोखा दिया तो दिया, लेकिन तुमने अपने ही क्लैन को धोखा देने के बारे में कैसे सोच लिया? तुम तो वाकई एक बहुत घटिया पर्सन हो जिसने अपने ही क्लैन को धोखा दिया है। फेंग की ये बात सुनकर गुलोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फेंग से कहता है, अपना ये नाटक बंद करो और मेरा अपने स्नो फॉक्स क्लैन को धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं था। गुलोंग की ये बात सुनकर जूनर भी नाटक करते हुए कहती है, मुझे लगता है ये पर्सन अकेला ही इस येनवुड की पावर को हासिल करके इस वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता है, इसलिए ब्रदर तुम्हें इसे केयरफुल रहना होगा। जिसपे फेंग भी नाटक करते हुए जूनर से कहता है, सिस्टर तुम फिक्र न करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। अच्छा हुआ इसकी सच्चाई पहले ही हमारे सामने आ गई। फेंग और जूनर की ये बातें सुनकर मास्टर फू को भी अब यकीन हो गया था कि गुलोंग वाकई एक धोखेबाज है और वही उन दोनों को धोखे से वहाँ लेकर आया है। इसलिए मास्टर फू वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए अपने पर्सनल डिसेबल गार्ड्स को वहाँ पे बुलाता है और मास्टर फू अपने सभी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पे आए हुए सभी चोरों को मार दो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिसपे वो सभी गार्ड्स कहते हैं ओके मास्टर, और वो लोग फेंग पे अटैक कर पाते उससे पहले ही फेंग उन लोगों से कहता है, रुको प्लीज मेरी बात सुनो, हमें तो ये पर्सन यहाँ पे धोखे से लाया था, इसलिए तुम सभी पहले इसे मारो, इसे बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना, इसने अपने क्लैन को धोखा दिया है। फेंग की ये बात सुनकर गुलोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो डरते हुए उन सभी गार्ड से कहते नहीं, मेरा ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उनमें से दो गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए मिलकर गुलोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिनसे गुलोंग बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड ने फेंग और जूनर के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिससे जूनर भी काफी तेजी से मूव करते हुए बचने लगी थी। और फेंग को देखते हुए मास्टर फू उससे कहता है, तुम्हारा नाटक मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फेंग के ऊपर एक के बाद एक कई सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन फेंग काफी तेजी से मूव करता हुआ उसके सभी अटैक से बच रहा था, जो देखकर मास्टर फू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फेंग से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम अपनी इन छोटी मोटी ट्रिक से मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। और ये कहकर मास्टर फू वही वेपन बाहर निकालता है जो उसे स्नो फॉक्स डेमोनिक बीस्ट ने दिया था, और उससे मास्टर फू ने फेंग के ऊपर पिजल स्पाइक से अटैक कर दिया था, जिन्हें फेंग ने भी अपनी फायरी मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए बहुत ही आसानी से रोक दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फेंग के इस अटैक के प्रेशर की वजह से मास्टर फू वहाँ से खिसकता हुआ थोड़ा पीछे चला गया था। उसके बाद वो अपने वेपन की फॉक्स डेमोनिक बीस्ट की स्पिरिट को समन करता है और वो 6 टेल फॉक्स डेमोनिक बीस्ट की मदद से उसने फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग ने काफी तेजी से मूव करते हुए उसके अटैक को डॉज करके उल्टा उसी के ऊपर ही अपने फायरी मैजिकल वेपन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो 6 टेल फॉक्स डेमोनिक बीस्ट वहाँ दर्द से कराने लगा था। और इसी के साथ फेंग ने ऊपर हवा में उठते हुए अपनी मैजिकल सोर्ड को भी बाहर निकाल दिया था, और अपनी मैजिकल सोर्ड की मदद से फेंग वहाँ पे किंग जू सोर्ड आर्ट फॉर्मेशन बनाता है। और नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने की वजह से फेंग की ये फॉर्मेशन भी मास्टर लेवल में पहुंच गई थी। और उसके बाद फेंग ने अपनी सोर्ड फॉर्मेशन की मदद से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड से उस फॉक्स डेमोनिक बीस्ट की स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे वो फॉक्स डेमोनिक बीस्ट भी नहीं संभाल पाता और वो दोबारा वहाँ पे छोटा हो गया था। और उसके बाद वो दोबारा वापस उस वेपन के अंदर जा पाता उससे पहले ही फेंग ने अपने सोल ईटर बीस्ट को बाहर निकालते हुए उस फॉक्स डेमोनिक बीस्ट की सोल को सक करने के लिए कह दिया था। और फेंग के ऐसा कहते ही उस सोल सकर बीस्ट ने सिर्फ एक ही झटके में उस स्नो फॉक्स बीस्ट की स्पिरिट को सक कर लिया था। और उसके बाद वो वहाँ से गायब होकर दोबारा फेंग के अंदर चला गया था। और ये देखकर तो मास्टर फू की हालत ही खराब हो गई थी और वो गुस्से से फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड पेट की स्पिरिट को सक करने की? ये करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। और मास्टर फू अभी ये सब कह ही रहा था, फेंग ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी सोर्ड से मास्टर फू के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मास्टर फू ने भी अपने उसी मैजिकल वेपन को आगे कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मास्टर फू खिसकता हुआ
काफी पीछे चला गया था। इसके बाद मास्टर फू गुस्से से फेंग से कहता है, लड़के तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। मैं न जाने पिछले कितने सालों से इसकी तैयारी कर रहा था और आज तुमने सिर्फ एक ही झटके में मेरे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए आज चाहे मुझे यहाँ पे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ पे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और ये कहकर वो फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर फेंग भी अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बाहर निकालते हुए कहता है, अब मैं अपनी इस वेपन की मदद से तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। और ये कहकर फेंग ने अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर को बड़ा करते हुए उससे मास्टर फू के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर मास्टर फू दोबारा अपने मैजिकल वेपन को आगे करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक मास्टर फू को हिट होता है तो मास्टर फू उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद फेंग ने भी नीचे आते हुए अपने स्पिरिट टावर को वापस रख लिया था और उसके बाद वो अपनी मैजिकल सोर्ड को लेकर धीरे धीरे मास्टर फू की तरफ बढ़ने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।